हाँ नमस्कार। देखिए तो बेटा, पिछली जो वीडियो में हमने आपको भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बतलाया था। किसके बारे में बतलाया था? भूगोल की परिभाषाओं के बारे में आपको बतलाया था। पिछली जो वीडियो है उसमें भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में हमने आपको अध्ययन कार्य करवाया, और उसमें जो अध्ययन कार्य हमने करवाया था तो आपको पता है कि उसमें भूगोल जो विषय है उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, भूगोल की क्या परिभाषा है। जैसे अनेक विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा दी है। रिचर्ड हार्टसॉन है, अल्फ्रेड हेटनर है। कौन सा? रिचर्ड हार्टसॉन, अल्फ्रेड हेटनर है। उसको उपरांत जर्मन जो विद्वान उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। इमैनुअल कांट है, कार्ल रिटर है। उसके अनुसार ही भूगोल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अगली जो वीडियो थी उसमें, जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मैंने ये परिभाषाओं के बारे में बताया। शब्दकोश के अनुसार भी भूगोल की परिभाषा मैंने आपको बताई। तो उन परिभाषाओं को आप बार बार लिख करके उनको ढंग से याद करिएगा, है ना, तभी काम चलेगा बेटा। आगे देखो, भूगोल के जो विद्वान हैं, अब देखो आगे क्या चलता है इसमें टॉपिक में। भूगोल के जो विद्वान, जितने भी भूगोल के विद्वान हैं, ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। भूगोल के जो विद्वान हैं वो मानव के निवास, मानव का जो निवास है वो किस पर है? पृथ्वी। मानव का निवास किस पर है भैया? पृथ्वी पर है। भूगोल के विद्वान मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। अध्ययन कौन करता है? मानव करता है। और कहाँ पर? पृथ्वी पर रह करके ही तो किसका? पृथ्वी वाले भाग का अध्ययन करेगा। पृथ्वी वाले भाग के अंदर जैसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, उच्चावच हैं, विभिन्न प्रदेशों के आपस में कंपेयर करना, स्थिति वास्तविक जो स्थिति है, धरातलीय स्थिति है, अक्षांश स्थिति है, विस्तार, इनके बारे में कौन करता है? मानव ही करता है। कौन सी विषय में? भूगोल विषय में। तो ये इसका क्या है? भूगोल विषय का मुख्य विषय क्षेत्र हो जाता है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का क्या करना? वर्णन करना। और वो कौन करता है? मानव करता है। आगे देखो, यथार्थता बहुआयामी है। यथार्थता यानी वास्तविकता, यथार्थता यानी वास्तविकता बहुआयामी है। उसके आयाम क्या हैं? अनेक हैं। तथा प्रकृति भी कैसी है? बहुआयामी है। प्रकृति भी कैसी है? बहुआयाम वाली है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान, अनेक जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भौमिकी है, आपकी कौन सी? भौमिकी है, मृदा विज्ञान है, वनस्पति है, वनस्पति शास्त्र है, जीवन विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, तथा सह विज्ञान जैसे समाज विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, जैसे आपको अर्थशास्त्र है, उसके बाद में रहस्य विज्ञान है, नृ विज्ञान है, शरीर विज्ञान, धरातल की वास्तविकताओं के विभिन्न पक्षों का क्या करते हैं? इसमें अध्ययन कार्य करते हैं। दोबारा से सुनिए, यथार्थता बहुआयामी होती है। यथार्थता यानी वास्तविकता की जो होती है बहुआयाम, उसके आयाम यानी प्रकार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तथा प्रकृति भी कैसी है? बहुआयामों वाली है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान, आपको पता है भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य किया जाता है वो अकेला ही नहीं किया जाता। भूगोल विषय विज्ञान के विषयों के साथ में, प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के साथ में भी अपना अध्ययन कार्य करती है। तो भूगोल विषय का ज्ञान ही अधूरा है अगर हमने प्राकृतिक विज्ञान की जो सहयोगी विषय हैं, सामाजिक विज्ञान की जो सहयोगी विषय हैं, उनको इसमें साथ में लेकर के अध्ययन कार्य नहीं किया तो इसका ज्ञान ही क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। इसका ज्ञान ही क्या हो जाएगा भैया? अधूरा रह जाएगा। किसका? भूगोल विषय का। इस कारण से जो भूगोल विषय है, कौन सा विषय? भूगोल विषय। भूगोल विषय में जो आप अध्ययन कार्य करते हैं वह प्राकृतिक विज्ञान और उसके उपरांत सामाजिक विज्ञान की जो सहयोगी विषय हैं उनके साथ में ही उसका क्या करते हैं? अध्ययन कार्य
करते हैं। और भूगोल विषय के बिना सामाजिक विज्ञान की जो अन्य सहयोगी विषय हैं इनका ज्ञान भी अधूरा ही है। जैसे अर्थशास्त्र का अध्ययन भूगोल में किसके रूप में करते हैं? आर्थिक भूगोल के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आर्थिक भूगोल के रूप में करते हैं। ऐसे ही आपको पता है कि इतिहास का अध्ययन किसके रूप में किया जाता है? ऐतिहासिक भूगोल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है भैया? ऐतिहासिक भूगोल के रूप में। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के रूप में करते हैं, भूगोल में है। अब जैसे माना कि राजनीतिक जो भूगोल है, यानी राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक भूगोल के रूप में अध्ययन कैसे किया जाता है? उदाहरण के रूप में समझिए आप, जैसे किसी राज्य की जो सीमाएं हैं या किसी राज्य में जो परिसीमन कार्य किया जाता है, सीमांकन का जो कार्य किया जाता है, उसका जो आकलन है, विवरण है, उसका जो सीमांकन किया जाता है वो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के रूप में ही उसका सीमांकन किया जाता है, परिसीमन होता है। तो वो किसके अंदर आती है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। किसके अंदर आती है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। ऐसे ही प्राचीन जो घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटी हैं, उनके बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं इतिहास में। कौन सी में? इतिहास में। तो जैसे प्राचीन कालों को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में, मध्यकाल में कौन कौन सी घटना घटी उनके बारे में, और आधुनिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में जो विस्तृत रूप से जो अध्ययन कार्य किया जाता है वो कौन सी विषय में किया जाता है? ऐतिहासिक भूगोल में। कौन सी भूगोल में भैया? ऐतिहासिक भूगोल में। कौन सी भूगोल में? ऐतिहासिक भूगोल में। आगे बात समझ में? हाँ, तो देखो मैंने आपको इनके बारे में समझा दिया था। नरविज्ञान यानी जो मानव शरीर विज्ञान है, मानव के जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में भी इसमें अध्ययन कार्य किया जाता है। तो यथार्थता बहुआयामी होती है। कैसी आयामी होती है? बहुआयामी होती है। तथा प्रकृति भी कैसी है? बहुआयामी है। प्रकृति भी कैसी बेटा? बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कौन सी? भौमिकी है। कौन सी बेटा? भौमिकी है। मृदा विज्ञान है। कौन सी विज्ञान? मृदा विज्ञान। वनस्पति शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? वनस्पति जो शास्त्र है। जीवन विज्ञान है। मौसम विज्ञान है, सह विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के जो अनेक सहयोगी विषय हैं जैसे अर्थशास्त्र है। कौन सी? अर्थशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान है, नृ विज्ञान है इत्यादि का जो अध्ययन करते हैं वो कौन सी विषय में करते हैं? भूगोल में करते हैं। कौन सी विषय में करते हैं? भूगोल में करते हैं। धरातल की जो वास्तविकता, धरातल की जो वास्तविकता है उसका जो अध्ययन कार्य किया जाता है, धरातल की जो वास्तविकता का जो अध्ययन कार्य किया जाता है वो भी किसके अंदर किया जाता है? विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। धरातल की जो वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन इस विषय के अंदर होता है। मानव प्रकृति का एक क्या है? अंग है। मानव प्रकृति का क्या है भैया? एक अंग है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। बिल्कुल छोड़ता है साहब। मनुष्य प्रकृति पर अपनी विशेष छाप इसलिए छोड़ता है क्योंकि मानव ने जो बंजर भूमि है उनमें पार्कों का निर्माण किया है। इस धरातल वाले भाग पर सड़कों का, भवन निर्माण कार्य, उद्योगों का कार्य किया है। पत्तनों का, भूमि पर जो खेत हैं, उद्यान हैं, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि स्थापित कर दिए हैं। तो मानव ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। किस पर? प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। कौन छोड़ता है? मानव छोड़ता है। कौन छोड़ता है भैया? मानव। तो मानव प्रकृति का एक क्या है? अंगभूत भाग है। अगर
प्रकृति का आप अध्ययन करेंगे तो मानव को साथ में लेकर के प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। और ये दोनों कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, प्रकृति को मानव से और मानव को प्रकृति से। प्रकृति को मानव से और मानव को प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो जुड़ाव है, उनके आपस में यानी जो संबंध हैं वो कैसे हैं, घनिष्ठ हैं और जन्मों जन्मों के घनिष्ठ संबंध हैं। जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है तब से ही प्रकृति के साथ में मनुष्य के जो संबंध हैं वो कैसे रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आप ये देख लो, अगर मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी से मिट जाएगा तो प्रकृति भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समझ गए। और अगर मानव अपना अस्तित्व चाहता है और प्रकृति को नष्ट करना चाहता है तो मानव का अस्तित्व भी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। क्योंकि आपको पता है, अब जो कोरोना काल में जिसको कोरोना हो गया था, कोविड-19 हो गया था, उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ी थी, ऑक्सीजन की पड़ी बेटाओ। किसकी पड़ी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। अब पेड़ों की कमी होती जा रही है तो ये समस्या, जब तो ये अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, फैल रही हैं। तो आप वर्षा ऋतु में कम से कम अपने हाथों से 10 पेड़ जरूर लगाइएगा। आगे बात समझ में, ये नहीं कि हमने कह दिया और आपने ठीक है सर लगा देंगे, फिर लगाते नहीं हैं। लगाते हैं, उनका संरक्षण नहीं करते हैं, उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। जब तक वो परिपक्व अवस्था में नहीं हो जाएं तब तक उनका देखभाल करना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। ठीक है, आपने पेड़ लगा दिए तो उनका संरक्षण करना भी अति आवश्यक है। बार बार उनको देखना, जाल लगाना, जो आवारा पशु हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना, टाइम टाइम पे पानी देना, खाद भी देना है। विभिन्न प्रकार की खादों का भी उसमें उपयोग करते हैं जिससे वो जल्दी फले फूले और सुदृढ़ बने। तो इस कारण से आप अपने घर में, अपने खेतों में, बाग बगीचों में, उद्यानों में, पार्कों में, कहाँ जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर आप ज़रूर पेड़ लगाएं बेटा। प्रकृति को सजोए रखें आप, प्रकृति को आप अपना एक साथी के रूप में समझें, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और हम हैं तो प्रकृति है, ये समझो आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप कनाडा देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा, वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन, शंकुधारी जो वन होते हैं, तो उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है। इस कारण से वहाँ पर जो वनस्पति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। क्योंकि आर्थिक जो महत्व की दृष्टि से बहुत ही यानी बेहतर होते हैं ये कोणधारी वन। ये विभिन्न फर्नीचर कार्यों में, विभिन्न उद्योगों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण से वहाँ पर इसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो कनाडा देश ऐसा देश है संपूर्ण विश्व में, ऑल वर्ल्ड में, जिसने प्राथमिक व्यवसाय के जरिए, किसके जरिए, प्राथमिक व्यवसाय के जरिए, प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। और जो देश है वो तो द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों में अधिक भागीदारी होने की वजह से वो विकसित देशों की श्रेणी में आए। संसार में एकमात्र देश कौन सा है, कनाडा। कौन सा, कनाडा, जिसने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से, कौन से व्यवसाय के माध्यम से, प्राथमिक व्यवसाय यानी पेट्रोलियम पदार्थ और कौन सा, वन संसाधन, वनस्पति के माध्यम से अपना अहम योगदान रख लिया है संपूर्ण विश्व में। लेकिन हम क्या कहते हैं, आप प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करें, लेकिन अपनी उच्च तकनीकी के माध्यम से प्रकृति को बस में नहीं करें आप, कि मैंने तो गुलाम बना लिया प्रकृति को, दास बना लिया है प्रकृति को। नहीं, आप प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना के चलिए। प्रकृति पर आपका भी अधिकार नहीं होना चाहिए और न प्रकृति का आप पर अधिकार। कहने का मतलब यह है, आप प्रकृति के साथ में क्या करें, आप सामंजस्य करें। ऐसा ग्रिफिथ टेलर ने भी कहा है। किसने कहा है, ग्रिफिथ टेलर ने।
समझ गए। विल्फ्रेड टेलर ने क्या कहा है कि हमें न तो प्रकृति की दास्ता स्वीकार करनी चाहिए, हमें न तो प्रकृति की दास्ता स्वीकार करनी चाहिए और न ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आप प्रकृति की गुलामी स्वीकार नहीं करें और नहीं आप विजय प्राप्त करें, वरन उसके साथ में सामंजस्य बना के रखना चाहिए, समायोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? समायोजन। और आप समायोजन करोगे तो प्रकृति आपको अनेक सारे ढेर सारे क्या देगी? उपहार देगी। प्रकृति आपको ढेर सारे क्या देगी भैया? उपहार देगी, जिससे आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन और संपूर्ण संसार का जो जीवन है लंबे समय तक खुशहाल पूर्ण रह सकता है। लंबे समय तक क्या रह सकता है? खुशहाल रह सकता है। आपको बता दूं, इस पाठ में भी प्रकृति और मानव के जो मध्य जो घनिष्ठ संबंधों के बारे में बताया जा रहा है। और 12वीं कक्षा में तो पहला जो पाठ है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल जो किताब है, बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें पहला जो चैप्टर है वो प्रकृति और मानव के संदर्भ में ही है, प्रकृति और मानव के संदर्भ में ही है। इस कारण से इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रकृति को अपना मान लो, पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करें, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए आप अगर जाल नहीं लाते हो तो पत्थरों का गोल दीवार सी बना लो जिससे पेड़ बचा रहे, क्योंकि जो जंगली पशु हैं वो भी अपने खुरों के माध्यम से उसको तोड़ देते हैं। इस कारण से पत्थरों के माध्यम से दीवार सी बना दो जिससे वो पेड़ सुरक्षित रहे। और आप ऐसा कार्य जरूर करें, पेड़ लगाएं, देश बचाएं। हैं, पेड़ आपको बहुत ज़रूरी है लगाना भैया, है ना। आगे देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जर्मनी जो देश है, कौन सा देश? जर्मनी देश। जर्मनी देश में संपूर्ण अधिकतर जो घरों की जो छत होती है उस पर मिट्टी डाल करके अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पेड़ पौधों को लगाया जाता है अपनी घरों की छतों पर। कहाँ पर? जर्मनी में। तो संसार में जो सबसे अधिक प्रकृति प्रेमी हैं, संसार में सबसे अधिक जो प्रकृति प्रेमी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले भैया? जर्मनी के। जर्मनी के जो लोग हैं वो कैसे हैं? प्रकृति प्रेमी हैं। जर्मनी के लोग कैसे हैं भैया? प्रकृति प्रेमी हैं, यानी वो प्रकृति से विशेष लगाव रखते हैं। आप देखो, फ्रेडरिक रेडजेल है, कार्ल रिटर है, इमैनुअल कांट है और अन्य ढेर सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्रकृति पर विशेष बल दिया है, प्रकृति को ही सब कुछ माना है। इसी कारण से आपको पता है जो फ्रेडरिक रेडजेल है उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या उसको कहते हैं नियतिवाद के जनक कहा जाता है। यानी पार्थिव एकता पर बल दिया है, पृथ्वी को ही सब कुछ माना, पृथ्वी पर जो प्रकृति है उसको सब कुछ मान लिया था। किसने? फ्रेडरिक रेडजेल ने। कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का रहने वाला है। और मानव जो भूगोल है, भूगोल की दो शाखा मैंने बताई आपको, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उसमें भौतिक भूगोल के तो पिता कौन कहलाए? पॉसिडोनियस। और मानव भूगोल के पिता कौन है जो मैंने अभी नाम बताया आपको? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन से? फ्रेडरिक रेडजेल, जो कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे देखो, मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी क्या छोड़ता है? छाप छोड़ता है। अमिट छाप और छोड़ता है, अपनी छाप छोड़ता है। भाई देखो, छाप छोड़िए। पहले जहाँ जिन क्षेत्रों में वीरान भूमि थी उन क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं, ऐसी अनेक संस्थाएं स्थापित कर दी हैं, सड़कों का निर्माण किया है, हवाई पत्तनों का, समुद्री पत्तनों का निर्माण किया है। ये सब किसने किया है? मानव ने। और भूमि पर
कृषि कार्य करना प्रारंभ किया है, किसने किया है? मानव ने किया है। उद्योग लगाए हैं, किसने लगाए हैं? मानव ने लगाए हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह पहुंचा दिए, उपग्रह स्थापित कर दिए अंतरिक्ष में। वैसे निगरानी होती है देश की सीमाओं की, देश की सीमाएं पर क्या क्या गतिविधि हो रही हैं, उसकी सबकी जानकारी आप उपग्रह सिस्टम के माध्यम से जान पा रहे हैं। तो प्रकृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, किसने छोड़ी है? मनुष्य ने। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का क्या करती है? प्रभावित करती है। मानव जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको भी कौन प्रभावित करती है? प्रकृति प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करती है भैया? प्रकृति प्रभावित करती है, नहीं करती है? मानव जीवन के जो विभिन्न जो पक्ष होते हैं उसको प्रभावित करने में भी किसका योगदान है? प्रकृति का। किसका? प्रकृति का। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें छाप किसकी है? प्रकृति की है। किसकी है भैया? प्रकृति की विशेष छाप दिखलाई देती है। जैसे देखो आप, इसकी छाप उसके वस्त्र, इसकी छाप किस पर? उसके वस्त्रों पर दिखाई देती है। भाई जो वस्त्र हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। कच्चे संसाधन के रूप में जो यानी जैसे कपास है, क्या? कपास। आप कपास बोते हो, एक तो इंडियन कपास होती है जो छोटे रेशे वाली होती है, एक अमेरिकन कपास होती है जो लंबे रेशे वाली होती है। उच्च क्वालिटी के जो कपड़े अमेरिकन कपास से बनते हैं, हमारे देश में भी अमेरिकन कपास बोई जाती है, इंडियन कपास भी बोते हैं छोटे रेशे वाली हैं। छोटे रेशे वाली जो कपास है उसको अपन अफ्रीकन, जापान हैं, इन देशों, इन महाद्वीपों के, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं विभिन्न, उनके लिए भेज देते हैं, जापान के लिए भेज देते हैं और अन्य देशों के लिए भेजते हैं। और अमेरिकन जो कपास है उसका आयात भी करते हैं और हमारे यहाँ पर भी ये पैदा होती है, यहाँ पर भी बोई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, उनका नाम सुना होगा आपने, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कपास से क्या बनते हैं भैया? वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं? वस्त्र। तो भाई देखो, जो कपास है ये प्रकृति के अंदर आती है। कपास का जो पौधा वो खा रहा है, भूमि पर उग रहा है, तो भूमि किसके अंदर आती है? प्रकृति के अंदर आती है। तो वस्त्र हैं आपके, हैं आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं, किस पर निवास कर रहे हैं? भूमि पर। आपने बहुमंजिला इमारत खड़ी कर ली हो, लेकिन वो खड़ी किस पे की है? प्रकृति के अंदर, तो भूमि पर की है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर। व्यवसाय, अनेक प्रकार के जो व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है, किसकी छाप? प्रकृति की छाप। प्रकृति की छाप मानव पर और मानव की छाप प्रकृति पर अमिट रूप से दिखाई पड़ती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी एडेप्शन, मानव ने प्रकृति के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। मानव ने प्रकृति के साथ में क्या किया है? समझौता है। एडेप्टेशन समझौता है। अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है? एडेप्टेशन। और इसको अपरिवर्तन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसको? अपरिवर्तन के नाम से भी जाना जा सकता है। किसके नाम से जाना जा सकता है? अपरिवर्तन। किसके नाम से? अपरिवर्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? मॉडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके? मॉडिफिकेशन। इसको मॉडिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? मॉडिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपरिवर्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके। और आपको पता है अनुकूलन को एडेप्टेशन, क्या कहते हैं? अनुकूलन को एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। और अपरिवर्तन को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन। ओके। माध्यम से किया है किसने? मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया है। वो किसके माध्यम से किया है? अनुकूलन। जैसा प्रकृति चाहती थी उसके अकॉर्डिंग ही मानव अपने आप को क्या कर लेता है? ढाल लेता है ना। तो इसको अनुकूलन को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। और इसका दूसरा नाम क्या है? अपरिवर्तन। और अपरिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं भैया? मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में देखो, प्रकृति के साथ में अनुकूलन कैसे किया है? हम सर्दियों में अधिक सर्दी लगती है तो अपन ऊनी कपड़े पहनते हैं,
तो अनुकूलन किया है कि नहीं किया है? आपको पता है साइबेरिया जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की जनजाति निवास करती है। जैसे एस्किमो में जनजाति है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी है, अलास्का है, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ही मानव ने अपने आप को प्रकृति के साथ में क्या कर लिया है? ढाल लिया है। प्रकृति के साथ में क्या कर लिया भैया? ढाल लिया है। तो अनुकूलन हुआ कि नहीं हुआ? एडेप्टेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। और एडेप्टेशन को ही का दूसरा नाम क्या है? मॉडिफिकेशन। क्या है? मॉडिफिकेशन। आगे देखो, आप सबको मालूम हुआ कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था से क्या कर चुका है? पार कर चुका है। वर्तमान का जो समाज है, आदिम जो समाज था, उसको क्या कर चुका है? बिल्कुल पार कर चुका है। आप ये देख लो, जो विभिन्न प्रकार की आदि मानव जनजातियां हैं वो अब वर्तमान समय में जैसा हम रहन सहन में रहते हैं उसी प्रकार से रहन सहन में वो रहने लग गई हैं। आप कोई भी जनजाति देख लो, आप यहाँ भी देख लो, अपने राजस्थान में भील जनजाति है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है, ये सब जनजातियाँ आपके हमारे तरह रह रही हैं, आपके हमारे तरह रह रही हैं। तो परिवर्तन किया है कि नहीं किया है? अब आदि मानव पहले जैसा नहीं रहता है, उसने आधुनिक सभ्यता के रूप में, आधुनिक समाज के रूप में अपने आप को ढाला है। आगे बात समझ में? मनुष्य ने तकनीकी खोज, मनुष्य ने क्या की है? तकनीकी खोज की है। मनुष्य ने जो टेक्नोलॉजी का विकास किया है, किसका विकास किया है? टेक्नोलॉजी, तकनीक खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट जो परिवेश है, अपने आसपास का जो परिवेश है, यानी जो प्राकृतिक जो वातावरण है, उसको क्या कर दिया है? अपरिवर्तित कर दिया है। क्या कर दिया है? अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया है? उसने समुचित उपयोग करते हुए जो प्राकृतिक संसाधन है, अपने आसपास के परिवेश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या किया है? मनुष्य ने उपयोग किया है। किसकी सहायता से किया है? टेक्नोलॉजी की सहायता से, प्रौद्योगिक तकनीकी की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रौद्योगिक तकनीकी सहायता से। प्रौद्योगिक तकनीकी सहायता से ही आज हम 12 किलोमीटर गहराई तक, कितने किलोमीटर गहराई तक? 12 किलोमीटर गहराई तक प्रतिवेदन परियोजना के अंतर्गत खुदाई कार्य करते हैं। अब देख लो, जमीन में कितनी गहराई तक खुदाई कार्य कर सकते हैं? 12 किलोमीटर। माने रखता है नहीं रखता है? 12 किलोमीटर गहराई तक आपने खुदाई कार्य करके विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी परियोजना? प्रतिवेदन परियोजना। आगे बात समझ में? आर्कटिक क्षेत्र में जो कोला क्षेत्र है, कोला क्षेत्र, उसमें 12 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई कार्य कर लिया है। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी और आपको स्कॉटलैंड की जो कंपनियां हैं, स्कॉटलैंड की कंपनी है केयर एनर्जी, इसने भी अपनी प्रौद्योगिक तकनीकी सहायता से पश्चिमी जो राजस्थान है, कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान में पैटर्न पदार्थों का अत्यधिक गहराई से खुदाई कार्य किया है, उत्खनन कार्य कर रही है वो हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो कंपनी है वो भी यानी विभिन्न पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों को निकालने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन क्या है बेटा, हमारे भारत के पास तो एक तो पूंजी की कमी है और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, दूसरे देशों पर क्या है? निर्भर हैं। अगर हमारे पास पूंजी और टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए ना तो हम 50% क्यों दें उनको? 50% रहता है हमारे पास, 50% तो विदेशी कंपनियां ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से टेक्नोलॉजी पर हमको विशेष ध्यान देना है। और इसके संदर्भ में माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये भी अपना भरसक प्रयत्न कर रहा है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उस पर खरा उतर रहे हैं। हाँ, आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में क्या किया है? क्षितिज में परिवर्तन कर दिया है। क्षितिज वाले जो भाग है उसमें क्या किया है? मनुष्य ने परिवर्तन किया है। वो किसके सहायता से किया है? प्रौद्योगिक तकनीकी की सहायता से। किसके सहायता से? प्रौद्योगिक तकनीकी सहायता से। आज के लिए इतना सही काफ़ी है और अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे का जो चैप्टर है उसको समझाएंगे। थैंक यू।